नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी कर दिया। चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इंसाफ मिलने की खुशी में अदालत में निर्भया की मां के आंसू छलक पड़े तो बेटे की मौत को करीब देखकर दोषी मुकेश की मां भी रो पड़ी। फैसले पर पूरे देश भर में खुशी जाहिर की जा रही है क्योंकि निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिला है। मगर सवाल है कि आखिर इंसाफ के लिए क्यों करना पड़ा 7 साल इंतजार। आज इसी पर चर्चा होगी, मगर पहले सुनिए कि फैसले पर किसने क्या कहा। अब हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ये इंसाफ सिर्फ हमारा नहीं है, आज का इंसाफ ये पूरे देश के बच्चियों का इंसाफ है। मैं सब पूरे समाज के देश के बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, मीडिया को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैं देखिए केस से बहुत खुश हूँ जो फैसला आया है। हालांकि इस केस से हमें अनुभव बहुत हुआ। मैं देश के लिए भी अब क्या बताएं, देश भी इतना खुश हुआ होगा आज, जो भी सुनेगा वो भी खुश होगा और हम तो खुश है ही हैं, पूरा समाज खुश होगा आज। मैं आज ये कहूंगी कि निर्भया के माता पिता ने जो लड़ाई लड़ी है पिछले 7 साल से, मैं उनको अपना ट्रिब्यूट पे करती हूँ क्योंकि जिस तरह से इतनी असुविधाओं के बावजूद इतने सारे अपील्स, इतना वकीलों के इस कचहरी कोर्ट पर वो डटे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे दुख होता था जब हम किसी पैनल डिस्कशन या किसी सभा में मिलते थे तो दिल टूटता था उनको देखकर। तो मैं मानती हूँ कि आज निर्भया के आत्मा को भी शांति मिलेगी और निर्भया के माता पिता की जो लड़ाई है उसमें उनकी जीत हुई है। मैं मानती हूँ कि उनको भी आज अच्छा लगेगा। या उस बर्बरता और नृशंसता, निर्भया के आत्मा को भी शांति मिलेगी और निर्भया के माता पिता की जो लड़ाई है उसमें उनकी जीत हुई है। मैं मानती हूँ कि उनको भी आज अच्छा लगेगा। या उस बर्बरता और नृशंसता को महसूस किया होगा। मुझे लगता है कि उनके लिए 22 जनवरी 2020 एक स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि बहुत ही गंदा अपराध होता है रेप। किसी भी महिला के साथ हो तो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए, जैसे हमने हमेशा ही से मांग करी कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बधाई के पात्र है और मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। 2 साल पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि इन जल्लादों को फांसी की सजा दे दो, लेकिन फिर भी फांसी की सजा नहीं हो रही थी। अब जाकर इस देश में निर्भया के कातिलों को फाइनली फांसी की सजा दी जाएगी। आंदोलन की भी बहुत बड़ी जीत मानती हूँ, हर देश के निवासी की मैं कहीं ना कहीं इसको एक जीत मानती हूँ क्योंकि जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था पूरा देश सड़कों पर आया था। मैं उस माँ के जज्बे को सलाम करती हूँ जिसने 7 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के न्याय के लिए। निर्भया कांड के समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे नीरज कुमार का कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहना है, आइए हम आपको ये भी सुनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये पूरे देश की जीत है, हमारे कानून की व्यवस्था की जीत है, दिल्ली पुलिस की जीत है और मेरी टीम की जीत है। आप सर उस टाइम चुके थे, कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों का प्रेशर, जल्दी सजा होनी चाहिए, फिर भी 7 साल लगा। नहीं, ज्यादा परेशानी हम लोग को ये थी कि केस तुरंत हम लोग को वर्कआउट करना था क्योंकि शुरू में ये ब्लाइंड केस था, कोई सुराग नहीं थे। तो रातों रात हम लोगों ने बस का पता लगाया जिसमें ये क्राइम हुआ था और उसके बाद बस ट्रेस करने के बाद ड्राइवर को पकड़ा गया और ड्राइवर के बाद अन्य 4 जो अभियुक्त थे उनको पकड़ा गया। तो एक तो था केस को सॉल्व करना, लोगों को पकड़ना, दूसरा था ऐसे सबूत बटोरना जो कोर्ट के सामने जब प्रस्तुत किए जाएं
तो उसको कोर्ट स्वीकार करे और दोषी को सजा दे, तो ये काफी कठिन प्रक्रिया रही। न छुओ इन दुखती रगों को, ये जख्म फिर जलने लगेगा। मत पुकारो उन क्षणों को, ये जख्म रह रहकर रिसने लगेगा। जी हां, आज की ये बहस, मैं इसे बहस नहीं कहूंगा, आज चर्चा होगी, संवेदनाओं से भरी चर्चा है। क्या आज की तारीख न्याय दिवस के रूप में मनाई जानी चाहिए? 7 साल उस परिवार ने जो तकलीफ का दंश झेला है, वो सिहरन आ जाती है सोचकर भी। जी हां, मां डेरों डेरों घूमी, मां दर दर भटकी, लेकिन न्याय की गुहार के लिए, उसकी बेटी के इंसाफ के लिए उसको 7 साल लग गए। मां तुझे सलाम। जी हां, आज देश का सवाल में मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए एक पैनल मौजूद है। मेरे साथ पैनल में सुब्रता भट्टाचार्य। जी हां, आप वरिष्ठ संपादक रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने दिल्ली को करीब से देखा है, जाना है और इस तरह के मामलों पर आपकी बेबाक राय भी रही है। मेरे साथ स्टूडियो में हैं मीनल पाठक। जी हां, आप महिला कार्यकर्ता हैं, जिसे अंग्रेजी में सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। महिलाओं के हक की लड़ाई करती हैं और आप लड़ाई सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं के हक की आवाज उठाती हैं। मेरे साथ देश रतन निगम साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं और आप अपनी राय बताएंगे। आज आप जनता को समझाएंगे निगम साहब कि आखिर 7 साल क्यों लग गए, इंसाफ में देरी क्यों हुई, क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स में कोई टाइम फ्रेम के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सारी मुद्दों पर आपसे आज लोग सुनना चाहेंगे निगम साहब कि कहां चूक हुई। क्या वाकई आज भी हमारे कानून व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी चूक है जिसको लेकर बदलाव अब जरूरी है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप भी अपनी राय बेबाक तरीके और अंदाज से रखते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज मेरे इस पैनल में एक महिला बैठी है, वो दर्द समझती है और दर्द के साथ साथ वो आज सुकून की सांस भी ले रही होगी कि आज दरिंदों को वो तारीख तय हो गई जब वो फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे। मीनल, सुकून महसूस हो रहा है? जो ये डिसीजन आया है, अगर जैसे आपने कहा कि इसको न्याय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, 7 साल एक बहुत लंबा टाइम है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इसे न्याय दिवस के रूप में बनाया जाए, लेकिन ये फिर भी हम सब महिलाओं के लिए एक ये डिसीजन एक बहुत ज्यादा मान्य रखता है कि ये लोग जो इतने मॉन्स्टर्स काम करते हैं वो फ्री में छूट नहीं जाएंगे। और ये बात अब हर जगह जगह पहुंच चुकी है, चाहे मीडिया के कारण, चाहे जितने न्यूज शोज हुए, ये बात ह्यूमंस के थ्रू, जितने भी हमारे राइट एक्टिविस्ट ने जितने मोर्चे निकाले उसके थ्रू अब ये बात पहुंच चुकी है कि अब ऐसे दरिंदे छूट नहीं जाएंगे। समय लगेगा, लेकिन 7 साल के समय के बाद भी अब एक तारीख मुकर्रर हो गई है जिस दिन उनको फांसी दी जाएगी। लेकिन उसमें भी अब बोला जा रहा है कि दे विल बी एबल टू फाइल अ क्यूरेटिव प्ली, बट आई डोंट थिंक उसमें उनको कुछ डिसीजन मिल पाएगा। अब 22 जनवरी एक तारीख ऐसी मुकम्मल कर दी गई है जिस दिन उन्हें फांसी मिल जाएगी और ये डेफिनेटली एक डेटरेंट एक्ट करेगा फॉर द पीपल हु आर, जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्राइम वुमेन के अगेंस्ट करके वो बचकर निकल जाएंगे, अब वो नहीं बच पाएंगे। सुब्रता भट्टाचार्य साहब, आपको लगता है कि प्रोसीजर में देरी हुई इसलिए 7 साल लग गए? देखिए, प्रोसीजर तो लीगल प्रोसीजर चलता है, क्योंकि पहले लोअर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 4 स्तर हैं। तो समय इतना नहीं लगना चाहिए, पर हमारे कोर्ट्स में जितने केसेस पेंडिंग हैं, तो वैसे भी मैं समझता हूं कि 7 साल में फैसला हो गया, ये अच्छा है। इससे पहले होता तो और अच्छा होता, परंतु हमें अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीम टू बी डन। तो इसीलिए ये मैं 2 चीजों पर टिप्पणी करूंगा। एक तो कि कोई क्राइम हो जाता तो परिवारजन खुद ही जज बन के फैसला सुना देते, इसमें फांसी लगनी चाहिए या जेल होना चाहिए। ये फैसला जज का है और जज ने किया है और ये रिव्यू पिटीशन तक मामला गया है। अब भी उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन का वो है, मौका है, अगर चाहे लगा सकता है, पर क्यूरेटिव पिटीशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है और उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर वो फेबुलस होगा तो
मोटी फाइन लग सकती है। तो और सबसे पहली बात तो एक क्यूरेटिव पिटीशन के लिए पहले उनको भट्टाचार्य साहब, फिल्मजी एक्सक्यूज तो ये तक आए थे कि एक आरोपी ने ये तक कह दिया था कि सीधे तौर पर मेरी जिंदगी तो वैसे ही आधी हो गई है, दिल्ली गैस चेंबर है, मेरी सजा माफ कर दी जाए। तो ये सब तो फिल्मजी एक्सक्यूज है। वो था, वो रिव्यू पिटीशन में आया था, वो डिसमिस हो चुका है और अब इनके पास कोई ज्यादा रास्ता नहीं है। अब क्यूरेटिव पिटीशन अगर उन्होंने लगाया तो वो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो इन चेंबर ही होता है नॉर्मली, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में वो ओपन कोर्ट में होता है। और उसके बाद अगर ये मर्सी पिटीशन लगाते हैं, मर्सी पिटीशन में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो राष्ट्रपति का बस एप्लीकेशन ऑफ माइंड होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ माइंड 5 मिनट में हो सकता है, 5 दिनों में हो सकता है, 24 घंटे के अंदर हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये 14 दिनों को जो मोहलत दिया जज साहब ने, बिल्कुल ठीक दिया है। इसके अंदर अगर ये लोग अपना कोई और पिटीशन लगाना चाहते हैं, ये सोच के लगाया कि पहली बात तो उसमें किसी सीनियर एडवोकेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। निगम साहब यहाँ बैठे हैं, ये शायद मेरा समर्थन करेंगे कि पहली बात तो अगर कोई सीनियर एडवोकेट इसमें कोई ग्राउंड पाए कि क्यूरेटिव लगना चाहिए तभी जाकर लगेगा। और क्यूरेटिव अगर इसमें अगर कोई ग्राउंड ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से रिव्यू में साफ कह दिया गया है कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ग्राउंड कोई नया तथ्य लेके लोग आ सकते हो तो भी क्यूरेटिव लग सकता है। और क्यूरेटिव में ये भी है कि अगर वो फेबुलस होगा तो मोटी फाइन मिल सकती है। जी, हमारे साथ ऋषि मिश्रा साहब हैं। निगम साहब, मैं आखिर में आपके पास इसलिए आना चाहता हूं कि आप सबको सुन ले, क्योंकि आपको सबका मिला जुला जवाब देना है, क्योंकि देश जानना चाहता है 7 साल क्यों लगे, 7 साल उस परिवार ने इस दुख दर्द का दंश क्यों झेला, क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में कोई ऐसी कमजोरियां हैं जिसको लेकर सुधार की अब सीधे तौर पर जरूरत दिखाई देती है। ऋषि मिश्रा, अभी आपने सबको सुना, निर्भया को आपने भी देखा है, आप पत्रकार हैं, आपको लगता है अब जो दरवाजे हैं अपील, वकील, दलील, दी एंड? बिल्कुल, आज का जो डिसीजन है कहीं न कहीं हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए माइलस्टोन होगा। लेकिन आज इस संध्या में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, आज बातचीत कर रहे हैं। ये डिबेट नहीं ऋषि जी, ये चर्चा हो रही है कि क्या खामियां हैं और इसमें सरकार को क्या और करना चाहिए। जी मनीष जी, लेकिन दुर्भाग्य बस आज मैं आपको बताऊं कि आज भी पटना में एक छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया है। तो मेरे देश का एक दुर्भाग्य भी है कि निर्भया कांड के बाद भी आप देखेंगे मनीष जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको भी इस चीज की संज्ञान होगा कि निर्भया कांड के बाद भी आप देखिए दिल्ली में ही, यदि आप दिल्ली का ही देखेंगे तो दिल्ली में कितने नंबर ऑफ परसेंटेज क्राइम अगेंस्ट द वुमेन्स बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं हमारे देश में सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस बात पे भी काम करना होगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे भी काम करना होगा। जैसे सर ने भी कहा कि नंबर ऑफ केसेस पर जजेस कितने हैं, पेंडिंग केसेस कितने हैं, निर्भया जैसे कांड में भी 7 साल लग गए जजमेंट देने में। तो कहीं न कहीं ये अब हमारे जुडिशियल सिस्टम पे भी एक सवाल है कि क्या फिक्स टाइम फ्रेम में, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सरकार से भी, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि क्या एक लॉ लाया जाए कि फिक्स टाइम फ्रेम में जजमेंट हो। एक साल उसका हो सकता है कि 1 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, लेकिन फिक्स टाइम फ्रेम में कि यदि किसी पे रेप के आरोप साबित हो जाते हैं तो फिक्स टाइम फ्रेम में उसको सजा दिया जाए। और दुर्भाग्य में बताऊं कि छोटी छोटी घटना दिल्ली बड़े जैसे घटना में हम मीडिया वालों को संज्ञान में आ जाती है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, जहां से मैं रहने वाला हूं, मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ आज से 1 महीना पहले जिंदा जला दिया गया। और मैं बताऊं, जो पॉलिटिकल पार्टी, या मैं आज आपने डिबेट से पहले चर्चा हुआ, मेरे खून में उबाल आ रहा है अभी बोलते हुए। हमारे घर से मात्र 500 मीटर दूरी पे घटना हुई और मैं बताऊं 4 किलोमीटर रेडियस में मिनिस्टर, एमएलए और एमपी का घर था। एक ने भी एक शब्द कहना मुनासिब नहीं समझा। तो कम से कम मनीष जी, ये जितना भी लॉ बना दीजिएगा, लेकिन जब तक सोशल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे हमारे समाज में, हमारे पुरुष मानसिकता में जब तक ये नहीं आएगी, दूसरे की मां बहन को जब अपनी मां बहन नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, निर्भया जैसे कांड होते रहेंगे। और दुर्भाग्य बस आज शाम पटना में ऐसी घटना गैंग रेप एक वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हुआ है। दुर्भाग्य है हमारे देश का। जी, बड़ा दुर्भाग्य। और ऋषि जी, आपने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जरूरत है संस्कारों की, और संस्कारों के साथ साथ मानसिक तौर पर ऋषित्व को पैदा करने की। देशचेतन निगम साहब, क्यूरेटिव पिटीशन की बात हो रही है, मर्सी, स्टे,
ये सारी बातें, इसका जो निष्कर्ष होगा ये शून्य होगा, ये सब जानते हैं। हम आपसे चाहेंगे, आप पिछले 10 मिनटों से लगातार हमारे जो पैनल के मेहमान हैं उनको आपने सुना, आपको केस पता है, आपने सारी चीजों को बारीकियों से देखा है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें केवल एक न्याय के तहत मौका दिया जा रहा है, बाकी होना जाना कुछ नहीं है? देखिए, पहले तो मैं साफ कर दूं, और ऐसे वक्त मुझे मोहन भागवत जी का वो बयान याद आता है जब उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कैसे वो औरत, महिलाओं और जो बच्चियों को देखते हैं, और वो समाज से ही परिवर्तन आता है और इसमें कानून मदद करता है। तो ये बात उन्होंने बहुत सोच समझ के बोली थी, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम परिवार से लेके संघ में चल रहे हैं जिससे कि इस तरह की चर्चाएं वहां होती हैं और जमीन पे काम हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये देखेंगे कि रिव्यू पिटीशन जो फाइल हुआ था, पुनर्विचार जो याचिका थी, वो कोर्ट में, खुले कोर्ट में सुनी गई थी। और जब वो खुले कोर्ट में सुनी गई थी तो यहां पर जो कानून क्यूरेटिव पिटीशन का जो उपचार याचिका जिसको आप बोलते हैं, उपाय याचिका बोलते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर आपकी रिव्यू पिटीशन वो सर्कुलेशन से डिसमिस हुई है, ओपन कोर्ट में नहीं सुनी गई है, तब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो लाई करेगी। तो यहां पर क्योंकि रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में सुनी गई थी, तो इसलिए क्यूरेटिव पिटीशन मेरा जितनी निजी जानकारी मुझे कानून के बारे में, शायद इसको एंटरटेन ना किया जाए और इसको डिसमिस कर दिया जाए। फाइल जरूर वो कर सकते हैं, उसमें कोई किसी को गलत भी पिटीशन भी फाइल हो सकती है, तो वहां मुझे दिक्कत लगती है कि वो होगा। और दूसरा, क्यूरेटिव पिटीशन भी अगर मान लीजिए किसी हालात में वो चली भी जाती है तो वो सर्कुलेशन से होगी, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके पास जाएगी, और वो 2 जजेस जो पहले सुन रहे थे अगर वो अवेलेबल हैं तो उनके पास जाएगी, वो सर्कुलेशन से डिसाइड होगा। तो और उसमें अगर गलत पाया जाता है, जैसा बताया, फ्रिवलस अगर है और फालतू की पिटीशन है, तो उसमें बहुत मोटा फाइन लगता है, बहुत ही एग्जाम्पलरी कॉस्ट जिसको बोलते हैं वो लगता है। दूसरा, देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों ने देरी की करी, इसमें जो देरी, देखिए कानून में पिछले 5-6 साल में बहुत बदलाव आए हैं। पॉक्सो में चेंज किए गए, डेथ पेनल्टी बच्चों के केस में और रेप के केस में लाई गई, इस तरह के बहुत, और सजा भी बढ़ाई गई है वहां पर। तो इसमें जो देरी, देखिए कानून में पिछले 5-6 साल में बहुत बदलाव आए हैं। पॉक्सो में चेंज किए गए, डेथ पेनल्टी बच्चों के केस में और रेप के केस में लाई गई, इस तरह के बहुत, और सजा भी बढ़ाई गई है वहां पर। तो देखिए बदलाव आ रहा है कानून में, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी 7 साल लगे। देखिए, जो ट्रायल कोर्ट है उसने काम जल्दी किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर काम जल्दी हुआ था यहां पर, लेकिन बात कहां अटकी, हाई कोर्ट में बहुत साल तक अटका और सुप्रीम कोर्ट में अटका। तो आपको अगर उसके बाद भी 2 साल लग गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, फास्ट ट्रैक आप करेंगे, आपके जो शहरी न्यायालय हैं वहां से लेके प्रेसिडेंट की मर्सी पिटीशन तक, बीच में एक को आप फास्ट ट्रैक कर दें और बाकी 3 स्टेज को अगर फास्ट ट्रैक ना करें तो सारी बात देखिए बिगड़ जाती है। तो आपको, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक न्यायालय है, वो खुद तय करते हैं, यहां सरकार उनके कार्य में वो नहीं कर सकती, तो इसलिए उनको अपना जो प्रोसीजर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं या हाई कोर्ट के रूल्स हैं या दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स हैं, उनमें उनको बदलाव लाना पड़ेगा और स्पेशल बेंच क्रिएट करके इसको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रेसिडेंट के सामने भी एक टाइम फ्रेम रख दें कि 10 या 15-20 दिन या महीने भर में आप मर्सी पिटीशन डिसाइड कर देंगे, तो वो उससे क्या होगा, पूरा सिस्टम एक बदल जाएगा। दूसरा, पुलिस में कुछ रिफॉर्म्स चाहिए आपको। देखिए, हमारे यहाँ जो अपराध की जांच होती है और जो कानून व्यवस्था, दोनों एक ही पुलिस वाला करता है। इन दोनों व्यवस्थाओं को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। कानून की जांच, जो अपराध की जो जांच है, वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। उसके लिए आपको जो सड़क पर घूम रहा है पुलिस वाला और जो डंडे से लोगों को कंट्रोल करता है, वो नहीं कर सकता। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब होता है फॉरेंसिक्स का, कि ये दोनों आपको अलग करने पड़ेंगे। जैसे विदेशों में है, आप इंग्लैंड में देखें या आप वो देखें अमेरिका में, कि ये विंग ही अलग, दोनों अलग अलग कर दिए जाएं। जैसे यूके में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर आता है लेकिन फौरन कॉर्डन ऑफ करता है और फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीमें उनकी आ जाती है। स्कॉटलैंड यार्ड में भी है और अमेरिका में भी है, दोनों जगह पे है। तो ये विंग को आपको अलग करना पड़ेगा और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक बार आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा हो गया तो आपका सारा का सारा जो आगे का काम है बहुत आसान, फाउंडेशन हो जाती है, बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ती है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, निगम जी की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जनरली रूरल एरिया में ये होता है कि यदि किसी महिला के साथ
किसी माँ बहन के साथ यदि अपराध होता है तो अनपढ़ होती हैं, गांव में रूरल एरिया में शिक्षा का कमी होती है उनमें, तो वो शर्माती भी हैं या एक उनको हिचक होता है कि थाने में कैसे जाए। उसका कारण होता है कि थाने में जनरली जो स्टाफ होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिला कहीं न कहीं मेरा सरकार से, हर राज्य के मुख्यमंत्री से और माननीय गृह मंत्री जी से, आपके चैनल से निवेदन है कि महिला थाना और थाने में महिला कांस्टेबल का, महिला पुलिस अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। भी की गई है महाराष्ट्र, बढ़ाया मध्य प्रदेश, यहाँ पर महिला पुलिस थाने भी जो है बढ़ाया जाए। भट्टाचार्य साहब, निगम साहब को आपने अभी सुना, आप लगातार इस चर्चा में हैं। आपको अगर सिस्टम में ताकत होती तो मां को 7 साल जमीन आसमान एक करना पड़ता इस न्याय और इंसाफ के लिए। देखिए, समय तो लगा है, तो निगम साहब ने जैसे बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अपना काम जल्दी कर दिया था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहां पर काफी पेंडिंग केसेस होती हैं। हमारे कोर्ट्स में केसेस, अगर अयोध्या के जजमेंट में इतने साल लग गए थे, तो अब आप बताइए कि जो कि बिल्कुल ही बहुत मूलभूत मामला था। सवाल सारा ये है ना, क्यों है, इसीलिए जो है बात अपना रख रहे हैं, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, नो डाउट, पर फास्ट ट्रैक के चक्कर में हम लोग जो है प्रोसेस को नहीं खत्म कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा दैट जस्टिस शुड बी नॉट ओनली डन बट ऑल्सो सीम टू बी डन। और अभी महिला थाना की बात की जा रही थी, महिला थाना होना चाहिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली महिला पुलिस और महिला थाना जो है हमारे यहाँ पर हिंदी पखवाड़े की तरह हो गया है कि साल में एक बार हिंदी पखवाड़ा मना लिया जाता है, तो हम कहते हैं कि हिंदी बिल्कुल राष्ट्रभाषा हमारी ठीक ठाक है। बहुत बड़ा इसलिए उसको मोर पावर देना चाहिए। भट्टाचार्य साहब, ऑफिसर्स के अंदर महिलाएं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंदर महिलाएं होनी चाहिए। निगम साहब ने बिल्कुल सही पर फरमाया है कि जैसे स्कॉटलैंड यार्ड है, स्कॉटलैंड यार्ड की तरह वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए। मेरे पास अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को जो फांसी देने वाले जल्लाद हैं, पवन जल्लाद जो कि निर्भया के दोषियों को फांसी देंगे, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर पवन का क्या कहना है। कि क्या आपने एक तरीके से तैयारी शुरू की है कि भाई जो 4 गुनहगार हैं देश के, बेटियों के गुनहगार हैं, उन्हें आप फांसी दें? बिल्कुल, ऐसे निर्भया कांड को तो कड़ी से सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए। जो ये 10-10 साल के लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, 12-12 लड़की के साथ बलात्कार, उनको तो फांसी होनी चाहिए। उनको कोई भी मतलब जो ऐसा प्रावधान नहीं होनी चाहिए कि आजीवन कारावास बदल दो या 10 साल में बदलो, 15 साल क्यों अपील करके फिर छूट जाते हैं, फायदा क्या हुआ? ऐसे को तो दरिद्र को तो फांसी लगाना ही सही है। अच्छा, कितनी पीढ़ियां आपकी, पहले जो परदादा जी थे, दादाजी थे, फिर मम्मू भाई थे और अब आप हैं, 4 पीढ़ियों में किस तरीके से रहा इनको गुनहगारों को फांसी देने का सिलसिला? मेरे दादाजी का फर्स्ट नंबर पर रहा। अच्छा जी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर मेरे पापा करा, तीसरा फिर जब चांस मिलेगा मुझे 5 केस कर चुका हूँ मैं सब दादाजी के साथ में। अच्छा, कहाँ गए थे आप? किस को फांसी दी गई थी? एक इलाहाबाद, एक आगरा, एक जयपुर, एक वो तुम्हारे पटियाला, 2। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसे गुनहगारों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। पवन जल्लाद है आपका नाम, लेकिन बड़े आप तो अंदर से उत्साहित हैं क्योंकि 4 गुनहगारों को आप बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल उस्ताद। अच्छा जी, क्या लगता है रात में सो पा रहे हैं? बिल्कुल, जरा थोड़ा तो मीडिया वाले परेशान करते, सोना क्या पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वैसे क्या सोचते हैं अंदर से? लग रहा है कि हाँ ये क्या सोच रहे, हाईलाइट तो हुई मैं। अच्छा, इस टाइम हाईलाइट हूँ इस टाइम। अच्छा, मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा भाई। अच्छा जी। तो जैसे जेल में जा रहे हैं, जो जेल के अधिकारी हैं वो किस तरीके से आपसे कह रहे हैं कि ये तैयारी करिए, ऐसा करिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तैयारी तो वही होगी जेल में जाकर, यहाँ थोड़ी होगी, तिहाड़ जेल जाएगी जाकर। अच्छा, तिहाड़ जेल जाकर तैयारी करेंगे। पवन भाई, आपको अंदर से ये लग रहा है कि ऐसे 4 गुनहगार जिन्हें आप फांसी देंगे, अंदर से क्या शब्द है वो जानना चाहूंगा? अंदर के शब्द में तो उत्साहित बारे में तो। अच्छा जी, सुकून मिलेगा? बिल्कुल सुकून मिलेगा। देश समझ और जो बासी है ना मेरे, बिल्कुल सुकून मिलेगा। कैसे निर्भया कांड को तो फांसी देनी ही चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि समाज में जिस तरीके से एक अपनापन होना चाहिए वो नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, दुख होता कहीं ना कहीं? क्यों दुख होता, गलत होता आपको। अच्छा, ये दुख होता वो। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस वक्त फांसी दी जाएगी उससे पहले किस तरीके से क्या थोड़ी प्रक्रिया होती है वो जानना चाहूंगा। जैसे आप दादाजी के साथ गए थे अपने? हाँ, दादाजी के साथ तो एक इलाहाबाद में हुआ था और एक आगरा में, एक जयपुर में और 2 पटियाला में। 88 की बात है। 88 की कैसे रहा था?
बस जैसे रहा था बस करा दिया तुमने भैया, ऐसी कोई खास बात नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, सीधे स्वभाव कर दिया हम लोगों। आज तक देश में फांसी तो दी गई है, लेकिन 4 गुनहगारों को एक साथ फांसी दी जाएगी, तो क्या अलग अलग उनको फांसी एक ही जगह तख्ते पे तैयारी हो जाएगी? एक ही जगह तख्ते पे दी जाएगी, एक ही समय को। आपने पवन जल्लाद को सुना। जी हां, हैवानियत के वो 4 दरिंदे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिहाड़ में रंगा बिल्ला, क्या आपने नाम सुना होगा? रंगा बिल्ला के बाद हैवानियत के दरिंदों के ये 4 ऐसे दरिंदे होंगे जिनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। आप पवन जल्लाद को सुन रहे थे। मेरी जानकारी और सूत्रों के हवाले से तिहाड़ में कल जेल के जो डीजीपी हैं वो फांसी का जायजा लेने के लिए वो कोठरी की तरफ जाएंगे। जी हां, तिहाड़ के अंदर 6 से 7 ऐसी कोठरियां हैं और उसमें जो इंतजामात हैं उसमें इंतजाम यह है कि एक साथ 2 को भी फांसी दी जा सकती है और अलग अलग करके एक को एक के बाद एक भी फांसी दी जा सकती है। लेकिन इस बीच जब हम चर्चा कर रहे थे और पवन जल्लाद को सुन रहे थे तो निगम साहब और भट्टाचार्य साहब की एक राय थी। आखिर राय क्या है? भट्टाचार्य साहब, पवन को आप सुन रहे थे, पवन को जिस नाम से बुलाया गया मुझे ऐसा लगता है कि उस पर आपको आपत्ति है। देखिए, जब भी फांसी का फैसला सुनाया जाता है तो जेल के लोग किसी फांसी देने वाले जल्लाद को ढूंढते हैं। मेरे को उनके नाम पे कोई आपत्ति नहीं है, उनका ये पेशा है। साहब, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्भया के आज के ये जो डेथ वारंट का फैसला आया है उस पर क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं हम लोग, बसों में भी हमने व्यवस्था की है, मार्शल्स वगैरह की। अपने को पुलिस भी थोड़ी सी अगर दुरुस्त हो तो सब लोग मिलके, समाज मिलके हमको किसी तरह से अपनी महिलाओं के लिए दिल्ली को सेफ बनाना पड़ेगा। ये मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा है। सर, जिस तरह देखा गया कि लेट लतीफी कराने की कोशिश कई बार वकील के द्वारा की गई, अभी भी कहा जा रहा है कि एक बार क्यूरेटिव पिटीशन की भी बात कही चली है, फिर बीच में आया कि राष्ट्रपति के पास माफीनामा जिस तरह गया। ये सारी प्रोसेस जो है, इस तरह की जो अड़चने आती हैं किसी भी केस को लेकर, डिले प्रोसेस में कहीं ये बहुत बड़ा है। ये भी है, तो अपने को ये कुछ सारे इस सिस्टम को समझ के जो जो चीजें इस सिस्टम में देरी और डिले कर रही हैं उनको प्रोसीजर्स को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि कानून का दुरुपयोग करके ये लोग डिले ना कर सकें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वकीलों को पैरवी करनी चाहिए। इंतजार करिए संवेदनाओं से भरी इस चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के बाद। को पावर्ड बाय गोदरेज एक्सपर्ट इजी, इजी वेरी इजी। दोबारा स्वागत है। जी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या हमारे प्रोसीजर में देरी है, क्या हमारे कानून में कोई खामी है कि आखिर एक परिवार को अपनी बेटी के इंसाफ के लिए 7 साल इंतजार करना पड़ा। मेरे साथ मेहमान भी हैं, मेहमानों को आप लगातार ब्रेक के पहले भी सुन रहे थे। अब सीधा सवाल मैं निगम साहब आपसे करना चाहूंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीधे कैपिटल पनिशमेंट, फिर भी देरी सहनी पड़ती है। देखिए, इसमें मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि अगर आपको ये केस जल्दी सुनने हैं तो आपको जो आपका टाइम जो लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे लगता है उसको कम करना पड़ेगा। इसको ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कम कर सकते हैं, या कोई कानून ऐसा पास हो पार्लियामेंट में और जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आना पड़ेगा। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि 15th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें जो आज आपके चैनल पे सब लोग आके बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी हुई, अच्छा हुआ, इन्हीं लोगों ने 15th लॉ कमीशन में जाके डेथ पेनल्टी की खिलाफत की थी। बोला था कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए रेप और हत्या के ऐसे मामलों में। सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसने वहां पर बोला था नहीं होना चाहिए, और उसी के तहत उन्होंने बदलाव किए 2015 के बाद कानून में बहुत सारे। और आज सब लोग बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन बंद कमरे में कोई और रुख होता है और सामने कुछ और उनका रुख होता है। दूसरा, आप इसमें देखेंगे चाहे वो निर्भया केस हो, चाहे अभी हैदराबाद वाला हो, कि उसमें एक कम उम्र के 18 साल से कम उम्र के लोग भी बलात्कार करते पाए गए हैं।
तो मैं चाहता हूं कि जो उम्र है 18 से इसको 15 साल किया जाए। अगर 15 साल का लड़का रेप कर रहा है, जैसे निर्भया में सबसे विभत्स उस व्यक्ति ने किया था जो 15 साल का था, वो आज खुला घूम रहा है। तो कानून में यहां पे भी बदलाव की जरूरत है। और ऐसे ही हैदराबाद में भी हुआ था, जो छोटा व्यक्ति था वो भी उसमें इन्वॉल्व था। तो कानून में एक ये बदलाव की जरूरत है कि जुवेनाइल की नई परिभाषा आपको लानी पड़ेगी। और जो भी देरी देखिए जहां जहां होती, नंबर ऑफ जजेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे, संख्या उनकी बढ़ानी पड़ेगी। चाहे वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में 34 तक चली गई है संख्या, अभी पहले 30 के करीब हुआ करती थी। हाई कोर्ट्स में भी बढ़ रही है संख्या, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, बढ़ी है संख्याएं, लेकिन धीमे धीमे काम उन पर चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनको सबसे ज्यादा मजबूत करना है आपको, क्योंकि असली न्याय वहां होता है, बाद में तो उनकी अपीलें सुनी जाती हैं, रिव्यू सुना जाता है। न्याय असली आपका जब वहां पर शुरू होता है, पहला पायदान है, सबसे ज्यादा मजबूत उसको होना चाहिए। जो आपका ट्रायल वर्क है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा सुधार वही जरूरत है आपको, और सुधार हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा सुधार हुए, बहुत लोगों के अपॉइंटमेंट्स हुए, लेकिन और भी राज्य सरकारों को बहुत सारे काम करने हैं। और समाज को उठना है, समाज को सबसे पहले उठना है। इस बीच निगम साहब, आज अगर आज के इस फैसले से किसी को सबसे ज्यादा सुकून मिला है, जिसके छाती को ठंडक पहुंची है, जिसके सीने में जो दर्द समाये घूम रही थी, दर दर भटक रही थी, वो निर्भया की मां आशा देवी। जी हां, आशा देवी ने इस तारीख पर मुहर लगने के बाद क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। निर्भया की मां हमारे साथ है। मैडम, मैम एक बड़ी जीत, थोड़ा पीछे मुहिम, एक बड़ी जीत। 22 तारीख को निर्भया को इंसाफ मिलेगा, पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। सुबह 7 एक लंबी लड़ाई लड़ी थी आप। बिल्कुल, इसमें सबका सहयोग रहा, मीडिया का सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, आज सबको इंसाफ मिला। चलिए, एक बेटी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन एक बेटी साथ निर्भया की मां, सबको इंसाफ मिला। एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी। जी, आप सुन रहे थे कि आखिर इस फैसले के बाद भी चेहरे पर जो तनाव था, तनाव दूर तो हुआ होगा, लेकिन उस बेटी की भरपाई कैसे हो सकती है जो इन हैवानों के हैवानों के कारण आज वो उसके बीच नहीं है, उसके साथ नहीं है, और उसके लिए इंसाफ की लड़ाई में उसे 7 साल लगे। भट्टाचार्य साहब, आप निगम साहब को सुन रहे थे। निगम साहब का साफ तौर पे कहना है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने जरूरी है और होना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये और हो भी रहे कह रहे हैं, लेकिन अब भी कई खामियां दिखाई देती हैं। आपकी नजर में ऐसी कौन सी खामी है कि ये 7 साल अब किसी मां को या किसी परिवार को झेलना न पड़े? उसके लिए जैसे निगम साहब ने 2-3 बातें कही हैं जो बिल्कुल अहम है। एक तो बिनल, मैं आपके पास आऊंगा। मूलभूत रिफॉर्म कानून में ही 17 साल के लड़के जब रेप कर देते तो उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला जाता है, जैसे निर्भया में गया, हैदराबाद में गया। लॉ जो है, लॉ में ना हो, परंतु लेबर लॉ में तो है कि हम लोग 14 साल के ऊपर को मानते हैं एडोलेसेंस काम करने के लिए। हम अगर एडोलेसेंस की एज को मान लिया जाए 18 की जगह, 18 है मेजर हो जाता है वो, और 14 में एडोलेसेंट हो जाता है। तो उन्होंने कहा 15 साल, तो 15 साल बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं उसको रिवाइज करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये हो रहा है अभी, जैसे उन्होंने कहा कि 34 जज आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, शायद और होने पड़ेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो अपना काम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ये तो क्रिमिनल मैटर था, तो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो अपना काम कर रही हैं और बेहतर करती हैं। परंतु उसके बाद और देखा जाए तो ये जो जजमेंट आया है आज का, जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन खारिज की है, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने, सेशन जज ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया था, और तो उसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन रिव्यू का जो अपील की जो प्रोसेस है, और उन्होंने एक और अहम बात कही है, कई बारी जो फांसी के आरोपी होते हैं उनका मामला वो मर्सी पिटीशन में जाकर अटका रह जाता है। अब मर्सी पिटीशन में जो है कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगती है जी, तो ओनली एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच मीन्स होम मिनिस्ट्री बेसिकली।
खैर उसमें प्रेसिडेंट चाहें तो एक बार उसको रिव्यू करा सकते हैं होम मिनिस्ट्री से, जैसे वो सारे फैसले करा सकते हैं। परंतु उसमें जैसे मैं समझता हूं कि अगर इसमें अगर मर्सी पिटीशन फाइल की गई तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति जी एक दिन के अंदर उसमें फैसला सुना देंगे, जो भी उनका फैसला होगा। उनको बहुत समय नहीं लगेगा। भट्टाचार्य साहब, समय लग रहा है बार बार कि अदालत से गृह मंत्रालय से अदालत और यहां से राष्ट्रपति भवन, ये जो फाइल के आने जाने में जो समय जाता है, जो कि हमने देखा इस मसले में भी सारी चीजें सामने आई। प्रोसेस तो चलेगा, ये कैसे रुकेगा? प्रोसेस तो रहेगा साहब। देखिए ये तो हो नहीं सकता है कि अभी किसी ने किसी का कत्ल किया हो और बिना जांच किए और बिना केस चले उसको फांसी लग जाए, जैसे कि लेकिन जो लाल फीताशाही के तहत देरी होती है, लाल फीताशाही इसमें कहा है। पुलिस ने अपना पूरा ठीक काम किया। जैसे अभी आपके चैनल मनोज कुमार जी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम पूरा किया था। अगर उन्होंने अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना की होती तो आज ही ये फांसी का वारंट नहीं इशू होता। तो ये लाल फीताशाही नहीं है, हमें पेशेंट चलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर अयोध्या मामले में इतने साल लग गए तो किसी भी क्रिमिनल केस में थोड़ा समय लगेगा। इसमें ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। हाँ, परंतु इसको अगर कम किया जा सके उसके लिए ये है कि जब भी देरी होती है भट्टाचार्य साहब, जब भी देरी होती है तो एक ही हवाला दिया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मीनल, आपको क्या लगता है कि आप चूंकि सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप महिला कार्यकर्ता भी हैं, एक जन जागरूकता अभियान को आप किस तरह छेड़ेंगी ताकि इस तरह की घटनाओं को लेकर आप जागरूकता फैला सकें उस महिला वर्ग में, उस टारगेट ऑडियंस में जो कि ज्यादा से ज्यादा इस बात का शिकार होती है? हम अभी ऑलरेडी ऐसा कार्य कर रहे हैं। सोशल फ्रेमवर्क के अंदर हम सारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितना पल्ला नंबर ऐसी जगह पे स्कूल्स हैं, वहां जाके प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, गुड टच, बैड टच, बहुत छोटे बच्चों से हम ये एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा, सोशल फ्रेमवर्क्स, लीगल प्रोसीजर्स, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव 1-2 महीने 1 महीने में इतनी जल्दी नहीं आता है। ये रिफॉर्म्स टाइम लेकर ही बदले जाते हैं। जैसे वी हैड द पॉलिटिकल विल कि इस बार ये जितने भी इतने हीनियस क्राइम करने के बाद भी लोग छूट जाते हैं, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। निर्भया केस में जस्टिस डिलेड है बट जस्टिस डिनाइड नहीं है। फाइनली 22 जनवरी को उन लोगों को फांसी दी जाएगी। यहाँ पर दिस मेक श्योर कि जितने भी हमारे देशवासी हैं उनका फेथ सिस्टम में बना हुआ है कि हाँ फाइनली जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें पुणे का जो केस था उसके अंदर ड्यू टू ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, जैसे बताया कि हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर प्ली फाइल हुई, उसके अंदर ये डिसीजन दे दिया गया कि इसको चेंज इन लाइफर कर दिया जाए बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। ऐसा नहीं हुआ इस केस में, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि निर्भया के केस में फाइनली जस्टिस मिल तो रहा है। लेकिन जो सोशल फ्रेमवर्क, सामाजिक चेंजेस आएंगे वो बहुत जल्दी नहीं आएंगे। इसलिए कड़ी से कड़ी सजा जो ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं, जो उनको डेटरेंट एक्ट करे कि ये दोबारा ऐसे काम ना करें, वो होना चाहिए। नहीं तो आप देखिए ये तो 7 साल के बाद आज ये केस का डिसीजन आया है, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बहुत ही हीनियस ऐसा निकल के आ रहा है। आज परसों हफ्ता मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलेगा वुमेन के खिलाफ एक बहुत ही खराब क्राइम। तो सोशल फ्रेमवर्क के थ्रू डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन अनटिल अनलेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं फ्रेमवर्क बनेगा तो ये बहुत जल्दी ये क्राइम रुकने नहीं वाला है। जी मीनल, सोशल मीडिया के जरिए एंटी सोशल पर वार करना ये आपका निशाना होगा, जैसा कि आपकी बात से मैं समझ पाया। जी हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा भी इस पर करेंगे कि आखिर 22 जनवरी 7 बजे का मतलब क्या होता है। मेहमान मेरे साथ बरकरार हैं, इंतजार कीजिए एक छोटे से ब्रेक का। के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, विष्णु शर्मा साहब। आप सचिव हैं दिल्ली बार काउंसिल के। जी हाँ विष्णु साहब, आप आने में आपके देरी हुई, लेकिन इसके पहले हमने कई मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा की है। लेकिन अब जो हम जानना चाहेंगे, ये 14 दिन का वक्त और 22 जनवरी 7 बजे, ये क्या बताता है? 14 दिन का वक्त मनीष जी इसलिए दिया जाता है कि एक व्यक्ति को जब पता लगता है कि मुझे फांसी होने वाली है तो उसके मन की जो
वेदना है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत है, एक सेटल होने के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है। और उसमें भी इसमें एक और है कि उसको रिव्यू पिटीशन का भी इसमें 14 दिन के अंदर टाइम आ गया, और मर्सी पिटीशन वो प्रेसिडेंट का भी दे सकते हैं। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं, आप देखेंगे पुराने इतिहास के अंदर कि 2 दिन पहले भी फांसी रोकी गई, 2 घंटे पहले भी ऑर्डर आ गया। अगर जेल सुप्रिंटेंडेंट के पास यदि अगर कोई भी अगर कन्विक्ट है और वो वहां देता है कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है और मेरी पिटीशन यहां प्रेसिडेंट के यहां पेंडिंग है, तो ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं कि वहां पर वो फांसी रोक दी गई है। तो इसीलिए जो 14 दिन का टाइम है, वो 14 दिन का टाइम लॉ के, देखिए जेल मैनुअल और लॉ से इस फांसी को कहीं पे भी दूर नहीं रख सकते। जो कुछ भी हो रहा है ये जेल मैनुअल और पूरा लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो 14 दिन का पीरियड एक डिस्क्राइब पीरियड है जिसलिए दिया जा रहा है। और दूसरा 22 जनवरी 7 बजे का जो टाइम है जो कोर्ट ने तय किया है, मुकर्रर किया है, मैं समझता हूं 7 बजे का मतलब है कि 7 बजे ही होगा। ऐसा नहीं है कि पुराने कि कोई 3 बजे 4 बजे या 5 बजे कर दें। 7 बजे का मतलब 7 बजे का टाइम ही होगा। और 22 तारीख मतलब, और जैसा भी आपने बताया कि इसके अंदर 2 संभावना है कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर और क्या उनको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि कोई क्यूरेटिव में कोई रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव, आप देखेंगे कि पिछले 70 साल के इतिहास में बहुत ज्यादा कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हमें नहीं मिलता है कि जहां पे क्यूरेटिव एडमिट की गई हो। तो इसलिए ये निश्चित है कि 22 तारीख 7 बजे का दिन मुकर्रर है। तो फांसी का मैं समझता हूं कि संभावना 100% है। जी निगम साहब, चूंकि हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं, तो ये जो 14 दिन के दौरान जो इनकी सुख सुविधाएं होंगी, क्या इनको एक आइसोलेशन में ले जाकर जो बैरेक्स होते हैं वहां रखा जाएगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा कि उनके कमरों में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स ना हो जिसके तहत वो अपने आप को कोई हानि पहुंचा सके, और ये जो तारीख मुकर्रर हुई है, जो तारीख तय हुई है, इसमें कहीं खलल पड़े? देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो बाय सर्कुलेशन होगा और उसको ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन का लॉ बड़ा साफ है, उसमें बोला गया अगर रिव्यू पिटीशन आपकी ओपन कोर्ट पे सुनी गई है तब दिक्कत आएगी क्यूरेटिव पिटीशन में, क्योंकि अगर सर्कुलेशन से डिसमिस होती है रिव्यू पिटीशन तब लाई करती है आपकी क्यूरेटिव पिटीशन। ये बड़ा साफ है। दूसरा, मैं इसमें ये भी आपको बता दूं, उनको पहले से ही मेरे ख्याल से सैनिटाइज कर चुके हैं, पहले ही जब जैसे ही मर्सी पिटीशन डिसमिस हुई थी। अब उनको आइसोलेशन में ही रखा भी गया और भी शायद आइसोलेशन में ही रखेंगे। उनके पास ऐसा कोई बेल्ट या जैसे पजामों का नारा होता है, ये सब कुछ नहीं होगा जिससे कि वो सुसाइड कमिट कर लें, आत्महत्या करने की कोशिश करें। और ये जो 14 दिन में अगर इनको कोई वसीयत अपनी लिखनी है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित जो अपने काम करने हैं, वो सारे उनकी काम पूरे किए जाएंगे और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। बीमार व्यक्ति को फांसी पर नहीं चढ़ाते, उसको पूरा सेहतमंद उसको रखा जाएगा और सेहतमंद व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। यानी इनको सार संभाल कर रखा जाएगा। 22 जनवरी 7 बजे तक इनकी जो पूछ रखी जाएगी वो ऐसी पूछ होगी कि इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो जो कि बीच में रोड़ा बन जाए। मीनल, आपको लगता है 22 जनवरी का जो दिन है वो निर्भया दिवस के रूप में मनाया जाए? निर्भया दिवस तो नहीं, बट डेफिनेटली ये एक इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हमारा फेथ रखने वाला दिन है कि जस्टिस फाइनली मिला। और उसकी मदर, आप देखेंगे पिछले कितने टाइम से वो यहाँ पर इंडिया टीवी पे भी आके कितनी बार उन्होंने इस बात की वो हुंकार लगाई कि जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया न्यूज पर मीनल, हाँ, इंडिया न्यूज पे भी आके कितनी बार इस बात की हुंकार लगाई कि जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है। कितनी बार वो यहाँ पर हम सबने उनको सुना। लेकिन निर्भया दिवस तब तक नहीं जब तक ये केसेस हो रहे हैं। ये निर्भया दिवस तब होगा अगर इस डिसीजन के कारण वो केसेस होने रुक जाए, या ये एक साल के अंदर ये मुझे भट्टाचार्य साहब को 10 सेकंड लेना है। भट्टाचार्य साहब, आप जल्लाद नाम को लेकर आपने वो बात अभी भी साफ नहीं की कि आपको जल्लाद नाम को लेकर आपत्ति है। नाम को लेकर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पे है कि आजकल जेलों में फांसी देने के लिए लोग नहीं मिलते हैं। जब भी कोई फांसी का ऑर्डर होता है तो जल्लाद ढूंढे जाते हैं। जल्लाद नाम तो है इनके दादा ने भगत सिंह को फांसी दी थी, इनके पिताजी भी फांसी देते आए हैं। इनका पेशा हो गया आजकल। तो आजकल जो है ये फांसी लगाने की जो प्रक्रिया है, इसकी जगह पे अगर हम लोग मॉडर्न साइंस को यूज करते हुए या तो लीथल इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर पे चले जाएं, तो ये सब दुविधाएं नहीं होंगी। क्योंकि लीथल इंजेक्शन के लिए मशीन होता है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसको स्टडी करके देखें, एक मशीन होता है, उसके अंदर उनको स्ट्रैप करके लगा दिया जाता है। अमेरिका में तो सिस्टम है कि जब लीगल इंजेक्शन दिया जाता है, इलेक्ट्रिक चेयर होता है, तो जो विक्टिम है
विक्टिम की फैमिली और जिसको सजा दी जाएगी वो की फैमिली भी सामने कांच के सामने हो सकती है, सीट। जी हाँ जी। आज जो ये हुआ है, अब ये निर्भया की मां तो जाकर फांसी नहीं दे सकती ना। भट्टाचार्य साहब, मुझे बहस खत्म करनी है। आज सब लोग जुड़े। जी हाँ, आपने सुना, ये फैसला एक नजीर साबित होगा। हैवानों में खौफ और बेटियां बेखौफ जी हाँ सुरक्षित सांस ले सकेंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक नई दिशा मिलेगी। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के। निर्भया केस में सबसे बड़ा फैसला, जेएनयू कांड की